बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आरिफ सुमरो है और यंग सॉलिसिटर्स के प्लेटफॉर्म से मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि हमारे सेगमेंट में है कि हम आपको पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ वकला हजरात और जजेस से आपका तारुफ करवाएं, उसी तरह हमारे आज के जो मेहमान हैं वो ना सिर्फ अपने वालिद साहब की लेगेसी को कैरी करते आए हुए हैं बल्कि वकालत की दुनिया में भी अपने हुनर का बोल मनवाया है। नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ एडवोकेट मोहम्मद हसीब जमाली साहब की, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अनवर ज़हीर जमाली साहब के बेटे हैं। तो आइए जानते हैं इनके लाइफ के बारे में, इनके लीगल करियर के बारे में और दीगर मामला। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, वेलकम। थैंक यू सो मच सर। सर कैसे मिजाज हैं आपके और आपकी क्या मसरूफियात हैं आजकल? मिजाज बिल्कुल बखैर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बस मसरूफियात कोर्ट की होती हैं। अब वेकेशन शुरू हुई हैं तो थोड़ा सा शेड्यूल रिलैक्स होगा हमारा। आते हैं प्रोग्राम की तरफ। आप हमें बताइए सर कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? जी बिल्कुल, मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद से है। मेरी पैदाइश हैदराबाद की है। मेरे ग्रैंडफादर जो हैं सैयद शौकत अली जमाली हैज़ रिमेन्ड वन ऑफ द लीडिंग लॉयर्स फ्रॉम आवर प्रोविंस, and he has several reported judgments of Supreme Court and High Court. And then my father, everybody is aware, alhamdulillah, of his achievements. My mother is also remained, she started her career as a senior, as a civil judge, and she rose to the occasion, rose to the position of a judge High Court. She retired as a judge High Court. My uncle, late Aziz Jamali Sahab, has also remained a district and session judge, and so has one of my aunts. She is also Arjumand Aziz. She has also remained a district judge, and now she's working on a side post. बहुत शुक्रिया सर। सर कैसा लगता है आपको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बेटा होना, जब आप कोर्ट में खड़े होते हैं? पहली तो चीज़ ये है कि आपसे एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि आपकी क्वालिटीज़ क्या हैं इस प्रोफेशन में। कोई आपको केस इसलिए नहीं ला के दे सकता कि व्हाट वाज योर बैकग्राउंड। एक पर्शियन की कहावत है, मुझे सही उसके अल्फाज याद नहीं है, लेकिन उसके मायने ये हैं कि पिदरिफ सुल्तान, कि मेरा बाप सुल्तान था। तो लोग उससे पूछते हैं कि बाप तो सुल्तान था, आप कौन हैं? तो बात यही होती है इस प्रोफेशन में कि आपका बैकग्राउंड, ऑफ कोर्स इट हेल्प्स यू इन अ वेरी पॉजिटिव वे, कि आपकी ग्रूमिंग उस माशरे में होती है, उस सर्कमस्टांसेस में होती है, विच हेल्प्स यू डेवलप एज अ लॉयर। लेकिन लॉयर के डेवलपमेंट का उसकी पर्सनैलिटी से भी बहुत ताल्लुक़ होता है कि हर किसी का अपना डिफरेंट मिजाज है। जैसे मेरे सीनियर हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, उनकी वकालत का मिजाज बिल्कुल डिफरेंट है। जो मैं अपने दादा का सुनता हूँ, अपने वालिद से, अपने चचा से सुनता रहा, उनका मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। तो हर किसी का एक अपना तरीका होता है और एक मिजाज होता है वकालत के काम करने का। तो हेल्प भी होती है, लेकिन आपको अपना खुद करना पड़ता है। और यहाँ मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात ज़रूर बताऊँ कि मेरे वालिद साहब और मेरी वालदा का ये ख्याल था कि मैं इस प्रोफेशन में ना हूँ। ठीक है, एक्सीडेंटली आपने ज्वाइन? नहीं, एक्सीडेंटली, जिद में ज्वाइन किया। एक्सीडेंटली नहीं, जिद में। मेरे वालिद वालदा ये समझते थे कि मेरा ज़्यादा एप्टीट्यूड सिविल इंजीनियरिंग में, सो आई शुड गो इन सिविल इंजीनियरिंग। NED में वालिद साहब ने मेरा करवाया था और एडमिशन वगैरह, मगर मैं बज़िद हो गई कि मेरे दादा का प्रोफेशन है, मेरे वालिद का प्रोफेशन है, तो मैंने इंशाल्लाह अपना लोहा इसमें मनवाना है। बहुत शुक्रिया सर। सर लीगल एजुकेशन किस तरह से आपकी स्टार्ट हुई और कौन से कॉलेज से? जी, जहाँ तक लीगल एजुकेशन का ताल्लुक़ है, आई वॉज़ वेरी लकी कि पहले तो मैंने एडमिशन SM लॉ कॉलेज में लिया। वेरी गुड इंस्टीट्यूट, वेरी गुड टीचर्स। लेकिन जब मैं SM में मैंने एडमिशन लिया तो उस दौर में मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे वालिद साहब ने मुझे डिप्यूट किया था जस्टिस वजीउद्दीन अहमद साहब के साथ। उस दौर में जब उन्होंने ओथ नहीं लिया था, बहुत ही बोल्ड फैसला किया था, बहुत ही खुददार इंसान है और बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी। तो उनके साथ मेरे वालिद साहब ने मुझे अटैच किया कि आप इनकी सोबत में बैठिए, इनसे सीखिए। तो मैं रोज़ उनके दफ्तर, उनके पास जाता था सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक। उस वक्त मेरी वकालत शुरू नहीं हुई थी और आई वॉज नॉट इवन अ लॉ स्टूडेंट प्रॉपर। तो
उस दौर में नासिर असलम जाहिद साहब ने वजीउद्दीन साहब से बात की कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ का सब्जेक्ट आप पढ़ाइए हमदर्द स्कूल ऑफ लॉ में। हमदर्द इवॉल्व हो रहा था, उसमें शुरू नहीं हुआ था, इवॉल्व हो रहा था। मैडम सादिया राशिद उसको कर रही थी, शी वॉज द पेट्रन, और बड़ी उनकी खिदमात हैं इसके अंदर। तो नासिर साहब ने वो सिलेबस मांगा, तो मुझे वजीउद्दीन साहब ने उधर कहा कि आप SM से ना पढ़िए, आप SM से छोड़िए, आप हमदर्द में दाखिला लीजिए। तो SM में मैं 6 महीने ऑलरेडी मेरा एडमिशन था, मैंने वहाँ तर्क किया और फिर मैंने हमदर्द में एडमिशन लिया। और आई वाज लकी कि नासिर असलम जाहिद साहब की अनथक मेहनत की वजह से हमें बेहतरीन टीचर्स मिले, यानी कि क्रीम ऑफ लॉयर्स ऑफ कराची एंड द रिटायर्ड जजेस फ्रॉम कराची वर टीचिंग अस। सो ये हमारी बहुत खुशकिस्मती थी कि आबिद ज़ुबैरी साहब से लेके मुनीब अख्तर साहब से लेके रशीद रिजवी साहब, मुश्ताक मेमन साहब, अनवर मंसूर खान साहब, इलियास खान साहब, आप नाम लीजिए, और वो हमारी टीचिंग कर रहे थे। तो हम बहुत खुशकिस्मत थे। आई वॉज द फर्स्ट बैच इन हमदर्द, और शायद पहला एडमिशन भी था मेरा हमदर्द में। तो बहुत ही आई वॉज लकी कि इतने अच्छे उस्ताद मिले, इतना अच्छा माहौल मिला, इतनी नासिर असलम जाहिद साहब ने हम पे मेहनत की है, जिसकी वजह से आज जो हम हैं आपके सामने। बहुत शुक्रिया सर। आपका जो लीगल एजुकेशन के बाद जो आपका लीगल करियर है, थ्रू आउट द जर्नी सर, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? देखिए, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी, मैंने 6 साल टीच भी किया है, मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एक चीज़ बताता था कि ये प्रोफेशन है आउट ऑफ चॉइस, ये प्रोफेशन आउट ऑफ कंपल्शन लोगों के लिए नहीं है। अगर आप मजबूरी समझ के, ड्यूटी समझ के, 9 to 5 समझ के इसको कर रहे हैं तो आप मत आइए। मैं अपने स्टूडेंट्स को पहली क्लास में कहता था कि यार, अगर किसी ने धक्का मारा है ना इस प्रोफेशन में, तो इसको मत ऑप्ट करो, चूज सम अदर फील्ड। ये फील्ड है उन लोगों के लिए जो कि जेलस मिस्ट्रेस का लेवल दे सकते हैं इस प्रोफेशन को, जो कि अपने खाने पीने को भूल जाएं और इस पेशे से मुंसलिक लोगों की खिदमत में लग जाए। तो जब तक आप में वो जज्बा नहीं हो, ये प्रोफेशन कोई मायने नहीं रखता। फिर आपकी वकालत गुरूम नहीं हो सकती। देखिए, अंग्रेजी का एक मुहावरा है, बेड ऑफ रोजेस, ठीक है। बेड ऑफ रोजेस हम और आप समझते हैं क्या होता है बेड ऑफ रोजेस, के जनाब कांटे का बिस्तर है। तो वकालत में मैं लोगों को ऐसे एक्सप्लेन करता हूं, या तो आपके पास बेड है या आपके पास रोजेस है। बिस्तर है, आप लेटे हुए, कोई काम ही नहीं है आपके पास, फारिग। दूसरा क्या है, आपके पास रोजेस हैं तो बिस्तर नहीं है। रोजेस क्या होते हैं? दिखने में खूबसूरत होते हैं, खुशबू भी होती है, लेकिन उसमें कांटे भी होते हैं। तो ये जहन नशीन कर लीजिए कि आपके पास या तो रोज लेना चाहते हैं या बेड लेना चाहते हैं। अब वो चूज कर लें आप। तो ये आपकी मेहनत पे मुनज़्ज़र करता है। रिस्क अल्लाह की तरफ से, आपके बस में, एक वकील के बस में हो सकता है मेहनत करना। आप मेहनत कीजिए, अल्लाह ताला आपको सिला देते हैं। बेशक, ये है इस प्रोफेशन का लुब्बे लुबाब। और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखें, जहां आपने अभी बात छेड़ी फैमिली बैकग्राउंड की, देखिए जहां फ़ायदा होता है वहीं आपके साथ चैलेंजेस भी बहुत होते हैं। एवरीबडी विल बी कंपेयरिंग यू विद योर एंसेस्टर्स, विद योर ग्रैंडफादर, विद योर फादर, विद योर चाचा। के जो मैंने आपको एग्जांपल दी ना, कि यू आर ऑलवेज अंडर दिस ट्रेमेंडस प्रेशर के am I achieving something? Am I going to carry the family name or not? तो ये बहुत प्रेशर का बैगेज भी होता है आपके साथ। यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगा कि मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे आबिद ज़ुबैरी साहब जैसा एक उस्ताद मिला, जो कि इंतहाई शरीफ व नफ्स, बेबाक, सादा तबीयत के मालिक। तो आज प्रोफेशन में जो मैं हूँ, हकीकत बात तो ये है उनकी वजह से। क्योंकि जब घर पे तो ये है कि भाई वालिद वालदा और सब चचा चची अपने प्रोफेशन में बिजी, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मैं तो इनकी तरबियत में था, यानी कि हमारा घर पे एक टाइम कम, ऑफिस में टाइम ज़्यादा गुजरता था। तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि इतने अच्छे उस्ताद मुझे मिले जिन्होंने हमारी, मैं समझता हूँ, इतनी अच्छी तरबियत की कि बेटों की तरह प्यार किया और बेटों की तरह तरबियत की। तो बहुत ही फ़ख्र का भी हमारे लिए है। तो हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस लिहाज से कि बिल्कुल घर वाला हमें माहौल मिला, ऑफिस के अंदर भी, यानी कि हमारी खिंचाई भी उसी तरह होती थी और मोहब्बत भी वैसे ही की जाती थी। और हमारे उस्ताद यही कहते हैं कि अगर इफ़ आई वॉज नॉट अ हार्ड टास्क मास्टर,
तो आप लोगों ने वकील नहीं बनना था। ये आबिद ज़ुबैरी साहब कहते हैं, ये आबिद ज़ुबैरी साहब का कहना है कि मैं हार्ड टास्क मास्टर नहीं होता, आप लोगों पे सख्ती नहीं करता, रातें नहीं जागते तुम लोग, ड्राफ्टिंग नहीं करते, डांटे नहीं खाते, ऑफिस से नहीं निकाले जाते, ठीक है ना, तो आप वकील नहीं बनते। यानी कि इस हद तक भी हमें डांट पड़ जाती थी, देख वो, और वो उनकी बातें सही होती थी, हमारी गलतियां होती थी कि क्लाइंटों के सामने, वकीलों के सामने। लेकिन हमें यह कभी नहीं फील हुआ ओहो मैं तो कोई चीज हूं, मुझे कैसे डांट दिया। नहीं नहीं, उस्ताद है, वालिद का रुतबा, उसका हक है, और वो मुझे पता है यही डांटें, यही प्यार ने आज जो वकील बनाया तो बनाया। हकीकत बात यह है। यहाँ लोग, हमारे यहाँ होता है कि सरिया होता है गर्दन में थोड़ा सा, उसका नुकसान हो सकता है, फायदा नहीं हो सकता। जब आपने किसी को उस्ताद बनाया तो फिर उस हर तरीके से उसे फॉलो करें, उसकी बात को माने, उसको ओन करें, उसको इज्जत दें। जी सर। सर आपने अभी बताया कि आपके जो उस्ताद थे उन्होंने आपको बेटों की तरह पाला। सर उनके कौन से ऐसे प्रिंसिपल या फिर कौन सी ऐसी बातें जो आपको पसंद आई, जो आपने खुद में भी अडॉप्ट की हुई हो? लेकिन खुद में तो अडॉप्ट हो तो लोग ही बता सकते हैं, मैं तो सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ उन्हें फॉलो करने की। देखिए बहुत ही मतलब सबसे पहली खूबी तो ये कि मैंने शायद ही कोई ऐसे वकील देखे हैं जिनका हाफजा, जिनकी लीगल अंडरस्टैंडिंग, जिनकी लीगल एक्यूमेन इतनी ब्रिलियंट हो, इतनी क्विक हो। यानी कि मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं हार्ड वर्क कर सकता हूँ, लेकिन वो हार्ड वर्क के साथ साथ वेरी क्विक इन अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, लीगल प्रोपोजिशंस को समझना, केस लॉज, एवरीथिंग ऑन हिज फिंगर टिप्स। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। इसके अलावा प्रोफेशनल क्वालिटीज के अलावा ऑनेस्टी टू द प्रोफेशन, अपनी कम्युनिटी के साथ ऑनेस्टी, अपनी फ्रेटर्निटी के साथ उनकी जो ऑनेस्टी है, उनकी जो उनके लिए खिदमात हैं वो अपनी जगह है। वकालत के पेशे से जुडिशल सिस्टम के लिए अपनी जगह उनकी खिदमात हैं। तो ऑनेस्टी, हार्ड वर्क एंड पैशन टू एक्सेल, ये क्वालिटीज हैं। बहुत शुक्रिया सर। सर आप तो अपने वालिद साहब के बारे में बताइए कि उनका दौरे सर्विस वो कैसा था? देखें, मेरे वालिद साहब का दौरे सर्विस का तो आप उनसे ही पूछें तो ज़्यादा बेहतर है। हमसे तो उसके बारे में इतने डिस्कशंस होते नहीं थे उनके, सीधी सी बात है। और कहते ही हैं कि अ जज स्पीक्स फ्रॉम हिज पेन, तो आप उनकी जजमेंट्स पढ़ें। ये उनकी लेगेसी है, ये उनकी खिदमत है जो उन्होंने की है। ये मैं ज़रूर आपको बता सकता हूँ कि जो उन्होंने मेरे दादा से इनहेरिट किया कि रात को हम 4 बजे भी पानी पीने उठते थे ना हैदराबाद में, तो मेरे दादा की ऑफिस की लाइट खुली हुई थी। तो दिस was his passion of working. So my father adopted it, my chacha adopted it, and other family members adopted it. तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उन्हीं का सब मसला है। सर आपने अपने वालिद साहब से क्या सीखा, उनके प्रिंसिपल से क्या सीखा? वालिद साहब से मैंने ये सीखा है कि ऑनेस्ट रहें आप, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, आप मेहनत करें, इस चीज़ से ना डरें कि सामने वाले क्या सोचेंगे, इस चीज़ से ना डरें कि दुनिया क्या सोचेगी। आप जब ईमानदारी से काम करते हैं तो लोग भले आपको कह रहे हो कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप ऐसे ना करें, आप थोड़ी दुनियादारी के हिसाब से करें, लेकिन आप जब सही रास्ते पे चलते हैं तो मदद अल्लाह की तरफ से आती है। बस ये उन्होंने सिखाया कि बेटा सर झुकाओ, मेहनत करो ईमानदारी से, बाकी फैसला लिखना जज का काम, तुम्हारा काम है ईमानदारी से मेहनत करना, क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना, फैसला उसकी किस्मत है, आपका ज़मीर साफ होना चाहिए एज अ प्रोफेशनल। ये सर जैसा कि आपने बताया कि आपका लीगल प्रोफेशन एक बज़िद आपने ज्वाइन किया, तो सर मेरा सवाल आपसे ये होगा कि इस करियर में ऐसी क्या चीज़ है जो आपको अभी तक इससे कनेक्टेड रखी हुई है? देखो, इस प्रोफेशन की सबसे बड़ी खुसूसियत जो मैं दूसरे लोगों में मिसिंग समझता हूँ वो ये है कि यू आर मास्टर ऑफ योर ओन फेट। You're not doing a नौकरी, you're not serving anyone, whatever you're doing is for yourself. आपको रात को 3 बजे उठ के काम करना है, आपकी मर्जी है, आपको किसी ने डे ऑफ लेना है, आपकी मर्जी है, लेकिन साथ साथ इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। आपको अगर कोई क्लाइंट केस देता है तो वो इसी अंडरस्टैंडिंग पे देता है कि वकील साहब जिम्मेदारी से, मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ इसमें काम करेंगे। तो आप जब वो जिम्मेदारी लेते हैं उसके बाद ही ये सारी चीज़ें स्प्रेड होती हैं, आपका वर्ड स्प्रेड होता है, आपका नाम स्प्रेड होता है। और यही चीज़ मुझे कनेक्ट करती है कि जब आप
आप अच्छा काम करें और उसका रिजल्ट आए, क्लाइंट को आप रिलीफ लेके दें, और उसके लिए जुडिशल प्रोफेशन में एक ऑनेस्टी के साथ आप खिदमत करें, तो वो जो एक जज्बा है और वो जो एक रिस्क हलाल है और वो जो एक इत्मीनान कल्ब है, वो इसलिए इसके साथ ज्वाइन रखता है कि ये पैशन जो है ये ग्रो होना चाहिए। ये अगर डिम हुआ तो देन यू आर आउट ऑफ द प्रोफेशन। सर बिला शक ये आपकी एक खूबी के तौर पे भी ज़ाहिर हुआ है कि आप इस प्रोफेशन को बाकायदा पैशनेटली परस्यू करते हुए आए हैं। सिंध के मुख्तलिफ बेंचेस में आपने आर्ग्यू भी किया है और हमने बाकायदा अपनी आँखों से वो आपकी आर्ग्यूमेंटेशन सुनी भी है। सर यहाँ पे 2 सवाल हमारे पास आते हैं। एक तो ये कि मुख्तलिफ जो हाई कोर्ट्स हैं, जहाँ पे आपने जो लोअर कोर्ट्स हैं, सर्किट कोर्ट्स हैं, सर उनमें आपने क्या डिफरेंस जाना, पहला तो ये। दूसरा ये सवाल कि आपने उन सबको कैसे डील किया, जैसे एक जज का और एक वकील का जो रिलेशन होता है वो किस तरह से आपने मेजर किया? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि अंग्रेज़ी का कहते हैं दाउ शैल नो योर जज। आपने जज के मिजाज को देखना है कि जज साहब क्या चाहते हैं। कोई जज है, बहुत एक्यूमेन उसका हाई है, तो आप उसको ABCD करके नहीं बता सकते चीज़। यू हैव टू टेक हिम, स्किम इट थ्रू एंड ही विल नो एवरीथिंग, ठीक है। और अगर कोई जज साहब ऐसे हैं कि आप समझते हैं कि हो सकता है इस एरिया में इनकी ज़्यादा स्टडी नहीं है, तो आप उनको बेसिक से लेके चलते, ठीक है। तो एक तो बेसिक प्रिंसिपल ये हो गया, दाउ शैल नो योर जज। दूसरी चीज़ ये है कि आप खुश इखलाक रहें, आप खुश इखलाकी के साथ, खूबसूरती के साथ अपने आर्ग्यूमेंट्स को पेश करें, बनिस्बत इसके कि आप जो कि कुछ एक ट्रेंड बनना शुरू हो गया है कि बदतमीज़ी करना, लाउड होना, एग्रेसिव होना, ये सब इस प्रोफेशन का हिस्सा नहीं थे, जो अब होना शुरू हो गया है। तो इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप अपना मेयार बनाएं, क्योंकि आप जब एक दफ़ा किसी जज के सामने आर्ग्यू होते हैं तो वो जज अगली दफ़ा याद रखता है ये वकील है किस किस्म का, ठीक है। अगर आपकी अच्छी स्टडी होगी, आपकी अच्छी रिसर्च होगी, एंड फॉर एनीथिंग नॉट जस्ट लॉ, प्रिपरेशन इज द की। आपको फैक्ट्स पे कमांड हासिल है, आप लीगल रिसर्च करके लेके गए, तो ये तो नहीं मैं कह सकता कि फैसला आपके हक में हो जाएगा, लेकिन आप कन्विंस आसानी से कर सकते हैं, बिकॉज अ लॉयर हैज टू बी अ गुड स्टोरी टेलर। अगर वो अच्छी कहानी ही नहीं सुना सकता, जिसमें इंटरप्शन ना हो, जिसमें कंटिन्यूटी हो, जिसमें फ्लो हो, तो वो वकील कन्विंस नहीं कर पाएगा। तो देखें, कुछ जजेस जल्दी कर रहे होते हैं, आपको वो अंडरस्टैंड करना पड़ता है बेंच के मिजाज के हिसाब से। बहरहाल ये कहूँगा कि हमारी जो लोअर जुडिशरी है उधर ज़्यादा आपको मौका मिलता है। आप जैसे नौजवान जो हैं, जब वहाँ जाएंगे तो जजेस आपको ज़्यादा मौके देंगे। और अच्छी बेंचेस हमेशा क्या करती हैं, मैंने ये देखा है कि अच्छी बेंचेस नौजवानों को ज़्यादा मौका देती हैं, उन्हें गाइड करती हैं। तो हमने भी उससे बहुत इस्तिफादा किया। मतलब मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे सबियुद्दीन साहब के पास में एक दफ़ा अपीयर हुआ, तो मुझसे उन्होंने एक सवाल किया, मैं उसका जवाब सही नहीं दे सका, तो उन्होंने मुझे खुद गाइड किया कि मैं डेट दे रहा हूँ, नेक्स्ट फला जजमेंट है, पढ़ के आइएगा नेक्स्ट डेट पे। ये होती है अच्छे जज की क्वालिटी कि वो बिला तफरीक, बिला किसी चीज़ के वो आपको मौका दे रहा है पूरा, क्योंकि इन दी एंड ये वकील तो सिर्फ केस प्रेजेंट कर रहा है, आपको तो इंसाफ तो मुवक्किल के साथ करना है, आपको तो क्लाइंट के साथ इंसाफ करना है। तो वो मैं कभी नहीं भूलूंगा कि जैसे उन्होंने मुझे गाइड किया कि मैं अगले हफ्ते रख रहा हूँ, ये जजमेंट पढ़ के आना। देखिए, जब बेंचेस आपको ऐसे गाइड करती हैं तो आपका ना सिर्फ हौसला बढ़ता है बल्कि लॉ डेवलप भी होता है और आप भी बहुत सीखते हैं। तो जजेस को ऐसा होना चाहिए, मैं समझता हूँ। और वकीलों को भी कर्टियस होना चाहिए। खिलाफ फैसला हुआ, कोई बात नहीं, आप अपील कीजिए, रिव्यू कीजिए, रिवीजन कीजिए। बदतमीजी करना, लाउड होना, कमेंट्स पास करना, ये आजकल एक गलत ट्रेंड है जो चल चुका है। मैं नहीं समझता कि ऐसा होना चाहिए। A judge has a right to decide cases with his own wisdom. You may not agree with it, but you have to appreciate that wisdom. बहुत शुक्रिया सर। रवां साल आप जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर भी फायज हुए थे, जिसमें आपने एक अच्छे पैमाने पे लीड भी हासिल की थी। सर, आपका वो दौरानिया कैसा रहा था? क्या आपने जो अपना मैनिफेस्टो था आपका, क्या आपने वो
पूरा कंप्लीट किया? देखें, पहले तो मैं हमेशा कहता हूँ मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन सब मोहब्बतों का, लोगों के खुलूस का, जिसकी वजह से जिन्होंने मुझ पे एतमाद किया और मुझे सेक्रेटरी इलेक्ट किया। मैं हमेशा उनका ममनून और मशकूर रहूँगा उन लोगों का, क्योंकि वो जो लोगों ने मोहब्बत दी है बेलौस, तो उससे तो मैं कभी रीपे कर ही नहीं सकता। बहरहाल मैंने पूरे साल बहुत कोशिश की, प्रोफेशन भी सफ़र हुआ, कोई बात नहीं, इसी बार की वजह से, इन्हीं कोर्टों की वजह से, इसी काले कोर्ट की वजह से इज़्ज़त मिली। तो मैंने पूरे साल बहुत कोशिश की कि जो मेरी बिसात में है, अपनी मैनेजिंग कमेटी के साथ, अपने सदर की सरबराही में, मैंने पूरी कोशिश की कि जितने लोगों की जिस तरीके से खिदमत कर सकें हम करें। हमारे दौर में कोविड का भी टाइम आया, तो आज भी लोग कहते हैं कि तुम लोगों को तो सही मौका ही नहीं मिला, लेकिन मैं समझता हूँ हम उसमें भी वी वर द फर्स्ट बार अक्रॉस पाकिस्तान जिन्होंने डिसाइड किया कि वकीलों के लिए कोई फ़ंड कायम करें। हमने किसी से उधार नहीं लिए, किसी के आगे कशकोल नहीं फैलाया, अपनी कम्युनिटी से ही हमने एक प्रोग्राम बनाया, फ्रॉम दी लॉयर्स फॉर दी लॉयर्स। और अल्हम्दुलिल्लाह देने वालों को पता नहीं किसको दिया है और लेने वालों को पता नहीं किसने दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो सीक्रेसी भी मेंटेन की और लोगों ने हम पे एतमाद किया। तकरीबन 55 लाख हमने जमा किए, उसके अंदर 45 लाख से ज़्यादा हमने वकला को रिलीफ दिया उस दौरान, और 10 लाख हमने अपनी बार्स के अंदर, अपने स्टाफ के अंदर ये तकसीम किया, तनख्वाहों की सूरत में, उनकी राशनों की सूरत में, इन सूरतों में किया। तो अल्लाह ताला ने उसमें बहुत हमें इज़्ज़त दी। हमने अपनी लेडीज़, अपनी फ्रेटर्निटी को आगे लाने के लिए हमने पिंक बाइक्स का कॉन्सेप्ट दिया, हमारे सदर लेकर आए थे। हमने जो मोटर बाइक्स दी ख़वातीन को, उसमें हमने ऐसे किया कि आबिद साहब से 5 बाइक्स के फ़ंड लिए, मैंने अपनी वालदा से लिया, वालिद से लिया, ज़िया मखदूम साहब हमारे सदर साहब ने बड़ा उसमें फ़ंड दिया 25-30 बाइक्स का, और वकीलों ने दिए। तो हमने तकरीबन 50-60 में भी, आई डोंट रिमेंबर द फिगर एग्जैक्टली, वो बाकायदा कुरानदाजी करके ख़वातीन को दिया कि एम्पावरमेंट हो ख़वातीन की। फिर हमने अपनी जर्नल बॉडी में डाल के, कुछ लोगों ने मुखालफत भी की, हमने ख़वातीन के लिए एक ख़ास सीट मुख्तस कराई ऑफ ऑफिस बेरर्स, और उसकी जॉइंट सेक्रेटरी फीमेल। तो वो हमने एक ख़ास सीट भी शुरू की, उसमें कुछ लोगों ने मुखालफत भी की, हमने उसे फेस किया, क्योंकि हमने हमेशा देखा कि हमारी जो बहनें हैं वो हमेशा इलेक्शन से जीत के आती हैं, वो सिर्फ मैनेजिंग कमेटी में आती हैं, वो ऑफिस बेयर पोजीशंस पे नहीं आती। तो हमने एक परमानेंट पोजीशन के लिए क्रिएट कर दी। इस तरीके से हमने दूसरे चीज़ों में भी शुरू किया था, क्योंकि बार्स हमेशा हमारी पैसे मांग रही होती है, गवर्नमेंट से वेट कर रही होती है। अब जब आप किसी से पैसे लेते हैं, कि जैसे कहते हैं इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स के अंदर के, जब आप किसी से लोन लेते हैं ना, तो फिर आपकी अपनी फॉरेन पॉलिसी नहीं होती। इसी तरीके से जब आप किसी से कर्जा लेंगे, गवर्नमेंट से, सिंध गवर्नमेंट से लेंगे, फेडरल गवर्नमेंट से लेंगे, तो आपको उनकी कोई ना कोई लाइन टो करनी पड़ेगी। तो हमने ये उसूल अपनाया कि हमने किसी से फंड्स नहीं लेने, क्योंकि आज हम लेंगे तो हमें किसी को बुलाना पड़ेगा अपनी बार में, ठीक है, उसे प्रमोट करना पड़ेगा। हम क्यों किसी का पॉलिटिकल एजेंडा प्रमोट करें, हम लॉयर्स के कॉज को प्रमोट करें। तो उसके लिए भी हम मैकेनिज्म छोड़ कर आए, जो अभी जो प्रेजेंट मौजूदा जो अभी जो कमेटी है वो उसको फॉलो भी अब भी कर रही है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है उस पर वो वर्क भी करेंगे कि फ़ीस लगा दी जाए वकालतनामों पे एक छोटी सी। जब एक अपना पूल जमा होना शुरू हो जाएगा तो हमें किसी से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार चलाने की, इंशाल्लाह। आइडिया ये है। बिल्कुल सर, अभी प्रोग्राम को हम इख्तिताम की तरफ लेके चलेंगे। सर, आप अपने कुछ रिपोर्टेड जजमेंट्स या फिर कुछ ऐसे केसेस के बारे में बताइए जो कि जुडिशल हिस्ट्री में कोई एक इम्पोर्टेंस रखते हों, या फिर जो आप जिसका आप जिक्र करना चाहते हो। देखिए, जजमेंट्स तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हैं रिपोर्टेड, लेकिन कुछ मेरे जजमेंट्स हैं। मतलब एक है, मुझे याद आ रहा है, वो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के ऊपर आया था। फर्स्ट जजमेंट था जिसमें कोर्ट ने कस्टम्स अथॉरिटीज़ को डायरेक्ट किया था कि जो इंफॉर्मेशन उनके पास वो किसी को नहीं देते थे, वो कोर्ट ने डायरेक्शंस दी कि ये आप ये पब्लिक को दिया करें, सो दैट दे आर अवेयर ऑफ सेवरल थिंग्स विच दे कीप एज अनडिस्क्लोज टू पब्लिक। एक तो वो जजमेंट्स हैं, वो मेरी 3 लॉ रिपोर्ट्स में एक साथ बैक वक्त पब्लिश हुआ था। वो एक ही जजमेंट मुख्तलिफ जर्नल्स ने पब्लिश किया था एक साथ। फिर इसके अलावा रिपोर्टेड जजमेंट तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान स्टील के भी एक जजमेंट है। वो एक ऐसा जजमेंट है जिसे करके मुझे बहुत खुशी महसूस होती है, क्योंकि उसके अंदर मैंने
बहुत लोगों के लिए प्रो बोनो किया था उसके अंदर काम। तो अल्हम्दुलिल्लाह 23 अरब रुपए लोगों के लिए रिलीज़ करवाए थे उसके अंदर, जो उनके रिटायरमेंटल बेनिफिट्स थे, जो अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट्स, हमारे इदारे रिलीज़ नहीं कर रहे थे। तो उसमें यकीनी तौर पे ऑर्डर्स तो जजेस किए, लेकिन उसमें हम एज वकील जो काम कर सकते थे वो हमने किया था, तो वो बड़ा सेटिस्फाइंग था हमारे लिए। सर बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, आपसे बातचीत करके। आखिर में सर हमारे यंग वकला के लिए, यंग ग्रेजुएट्स के लिए कोई मैसेज देना चाहें सर आप प्लीज़? देखिए, यंग लॉयर्स के लिए मेरा जो पैगाम है कि जब तक हवा मुखालिफ नहीं चलती आप ऊंचे नहीं उड़ते। बिल्कुल। तो ये प्रोफेशन आसान नहीं है, यहाँ बहुत प्रोफेशनल जेलसीज भी होती हैं। तो आपने गिव अप नहीं करना है, आपने मेहनत करनी है, ईमानदारी से मेहनत करनी है। और जैसे हमारे शुरू में ही हमारे नासिर असलम जाहिद साहब ने हमें लॉ स्कूल में एक चीज़ सिखाई थी, और वो ये सिखाया था उन्होंने कि एक थोड़ा मज़ाहिया स्टाइल में बता दूं कि उन्होंने पूरी क्लास से पूछा कि जी आप किस एरिया में प्रैक्टिस करेंगे। किसी ने बोला कॉन्स्टिट्यूशन, किसी ने फैमिली, किसी ने कुछ। तो उन्होंने बोला कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, जिस एरिया का काम मिले कर लेना, वरना पेट नहीं पाल पाओगे अपना। तो मेहनत करें, मेहनत में ही अजमत है, और प्रो बोनो काम करें एज यंगस्टर्स, क्योंकि दुआओं का बड़ा अमल दखल होता है इस प्रोफेशन के अंदर, मैं समझता हूँ। तो अगर आपको, और बहुत एक बेसिक चीज़ है जो एक मैंने कल्चरल चेंज देखा है कि फ्रॉम डे वन पीपल वांट टू अर्न। बिल्कुल। इस वक्त आप मेहनत कीजिए काम ढूंढने के लिए, काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, कोर्ट में अपीयर होने के लिए। और ये मत सोचिए आज मेरे पास काम नहीं है तो मैं अदालत नहीं जाऊंगा। नहीं, आपने रोज कोर्ट जाना है। आपने बार रूम्स में नहीं बैठना, आपने कहीं जाके दोस्तों के साथ बैठना नहीं है बार रूम्स में, आपने कोर्ट रूम्स में बैठना है। अच्छे जजेस के, सीनियर जजेस के, जिस जजेस अच्छे वकील केसेस चला रहे हो, जहां अच्छी बेंचेस में केसेस चल रहे हो, वहां जाके बैठिए। वो जो तरबियत होगी ना आपकी, आप उससे बहुत सीखते हैं कि केस चलाते कैसे। आप उसमें केस लॉ भी आपको बहुत पता चलता है, आपको उसमें आर्ग्यूमेंट्स करने के तरीके पता चलते हैं, कोर्ट्स का मिजाज पता चलता है। तो अपना टाइम ज़ाया ना करें, ये बहुत कीमती है। जब आप एक दफ़ा प्रोफेशन में आ जाते हैं तो आप रिग्रेट करते हैं कि मैं और रिसर्च ओरिएंटेड हो जाता, मैं थोड़ी इन चीज़ों को और देख लेता। तो इसलिए अदालतों में आपका केसेस ना भी हो, आप रोज़ कोर्ट जाएं, रोज़ बैठें। जजेस को पता होना चाहिए कि ये आदमी मेरी अदालत में आता है। फेमिलराइज करेगा वो आपको, वो देखेगा कि यार ये आदमी रोज़ आके बैठता है, सीरियसली बैठा होता है। तो आपकी नेचुरल है कि ऑटोमेटिकली आपकी एक प्रोफाइल उसके सामने बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आप दिल बर्दाश्ता ना हो, प्रो बोनो केसेस कीजिए और मेहनत के साथ करें सीखने का। और ये ऐसा प्रोफेशन है इसमें टिल द ग्रेव यू आर लर्निंग। तो ये मत सोचिए कि मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ, अगर मैंने पोजीशन ले ली है तो मैं बहुत ही आगे। नहीं, एवरी डे इज अ न्यू डे। हर रोज मेहनत करनी है और अनथक मेहनत करनी है, और किसी से कंपीट ना करें, मुकाबला ना करें। ये अपने जहनों में आप लोग बना लें। बाकी राज़िक अल्लाह की ज़ात है, तो इंशाल्लाह मदद आती है अल्लाह की तरफ से। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।